रहना पड़ेगा। जी, मैं आता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास। आपने सभी विद्वानों की बात सुनी। अब ये लोग डबल इंजन से ट्रिपल इंजन पे आ गए हैं सर। अब ये पंचायत और नगर निगम निकाय उन्हें भी अपने हासिल कर लेना चाहते हैं, ताकि जितने संसाधन हो सकते हैं और उनका शोषण हो सकता है इकट्ठे मिल बैठ के कर लें और किसी बाहर वाले की कोई जगह ना हो। इसलिए कभी कभी जैसे नड्डा साहब भी कह चुके, विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। पहले कांग्रेस मुक्त भारत होता था, अब विपक्ष मुक्त भारत की बात की कि विपक्ष इस देश की प्रगति में बाधा है। बात महाराष्ट्र की हो, अरुणाचल प्रदेश के नेबिया केस की हो, कर्नाटक की हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान में चल रहे प्रयासों की हो, गवर्नर हाउस तो षड्यंत्र का अड्डा बन गए हैं सर। ये वो गरिमा का स्थल नहीं बचे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य करने वाले, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कड़ी टिप्पणियां की हैं और बताया है कि किस ढंग से काम कर रहे हैं। ये हालात है हमारे लोकतंत्र के। लोकतंत्र को एक किस्म से ऐसा लगता है कि हत्या करके किसी रेल लाइन के किनारे फेंक दिया गया है। वो शायद मरा नहीं है, जिंदा है भी, थोड़ा सा उसकी सांसें बची हैं। ये तो सोच रहे थे कि मर गया होगा, लेकिन उसकी कुछ सांसें बची हुई हैं और शायद ये जनता उसके अंदर कुछ ऑक्सीजन फूंक कर उसको फिर से जिंदा करे। अदरवाइज इन्होंने लोकतंत्र को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है सर। 75 सालों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनके असली दांत सामने आ गए हैं। खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। तो बीजेपी और आरएसएस के जो दांत निकल के आ रहे हैं, जो उनकी नफरत, कट्टरता है, अब सामने आ रही है। इवन इनके, क्या मैंने एक स्टोरी भी की थी, क्या क्या आरएसएस का स्टार, देश का गद्दार प्रदीप कुरुलकर, जो बड़ा वैज्ञानिक जिसको सब जगह पेश करते थे, एक एक करके इनके चेहरे सामने आ रहे हैं, जो नफरत और एक किस्म से देश के प्रति गद्दारी से भरे हुए हैं। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। एक तो डबल इंजन की बात करना यह देश के संघवाद के खिलाफ है। जो संविधान में संघवाद की परिकल्पना की गई है, उसमें डबल इंजन की बात किसी भी तरह से उपयुक्त और उचित नहीं है। राजनीतिक प्रभुता केंद्र और राज्य, राजनीतिक दलों की प्रभुता केंद्र और राज्य की सरकारों में रहे, एक ही दल की का रहे, यह सोच ही लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। ट्रिपल इंजन तो पूरी तरह से जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनकी परिकल्पना के ही खिलाफ है। स्थानीय निकायों का गठन, पंचायती राज संस्थाओं का गठन इस बात के लिए नहीं किया गया था कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में हो, उसी पार्टी के लोग स्थानीय निकायों में, पंचायती राज संस्थाओं में चुन लिए जाएं। स्थानीय निकायों का गठन ही किया गया था कि लोग अपने स्थानीय समस्याओं का समाधान आपसी मिलजुल करके, एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों की तलाश करेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर करेंगे। यह तो उस परिकल्पना के खिलाफ है जिस सोच के तहत इन पंचायती राज और स्थानीय निकाय संस्थाओं के बारे में सोचा गया था और इनका गठन किया गया था। ये पूरी तरह से लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश है। अगर आप राजनीतिक दल को ही प्रमुखता देंगे तो व्यक्ति जो है वो उसकी भूमिका नगण्य होती चली जाएगी। और यह कोशिश जो भी राजनीतिक दल कर रहा हो, वो कम से कम उसकी आस्था लोकतंत्र में नहीं हो सकती है, लोकतांत्रिक मूल्यों में नहीं हो सकती, उन मूल्यों में नहीं हो सकती है जिनकी स्थापना के लिए हमारे राष्ट्र के नायकों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संघर्ष किया था। उन राष्ट्र के नायकों में भी नहीं हो सकते जिन्होंने एक व्यापक हमको संविधान दिया, जिसमें संघीय ढांचे की बात की, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं की बात की, स्थानीय निकायों की बात की। अगर आप सत्ता किसी एक व्यक्ति में, एक संस्था में, एक कार्यालय में, एक समूह में एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों की भागीदारी को कम करने का प्रयास करते हैं। लोगों की भागीदारी को, राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को समाप्त करने की बात आप करते हैं, और ये कहीं से भी आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत नहीं करते। जो सर्वोच्च न्यायालय ने कल आदेश दिए, वो बड़ी मजबूती के साथ उसने अपने आदेश में एक प्रतिध्वनित होता है कि उसने संघवाद को पुनः स्थापित किया है। उसने कहा है कि संघीय ढांचे पे कोई हमला नहीं कर सकता। उसमें यह बात कही गई है कि चुनी हुई सरकारों को ही काम करना है, और अगर आप चुनी हुई सरकारों को काम करने नहीं देते हैं तो आप संविधान के खिलाफ काम करते हैं, संघवाद के खिलाफ काम करते हैं, और जिस परिकल्पना के लिए राज्यों के लिए अलग से सरकार की बात की गई, उस सोच के खिलाफ आप काम करते हैं। या अगर कहीं से भी राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करने की कोशिश नहीं है।
लेकिन यह भी सही है कि जिन जिन राजनीतिक दलों, व्यक्तियों या समूहों ने राजनीतिक ताकत के केंद्रीकरण का प्रयास किया है, लोगों ने उसको स्वीकार किया नहीं, उसको खारिज कर दिया। अतीत में भी इस बात के प्रयास किए गए थे, लेकिन लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। राज्यपालों की जो भूमिका आप देख रहे हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं था कि 2014 के पहले राज्यपाल लोग बड़े पाक-साफ काम करते थे या संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है उसी के अनुसार काम करते थे। लेकिन कम से कम एक लोक लाज बचा हुआ था। लोगों को लगता था कि कम से कम ये लोगों की निगाह में हमारी स्थिति क्या बनेगी। हम राजनैतिक लाभ के लिए अपने प्रति इतना निर्मम नहीं होते थे। बिल्कुल संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है, अतीत में खूब हुआ है। राज्य सरकारों को चलने नहीं दिया गया, लेकिन एक लोक लाज बचा हुआ था और एक कम से कम संवैधानिक दायरे में रह के काम हुआ। अगर सरकारें तोड़ी गई, हटाई गई, तो उसमें धारा 356 का प्रयोग किया गया। आप कह सकते हैं कि 356 का उपयोग किया गया। आज अगर आपने महाराष्ट्र की सरकार महाविकास आघाड़ी की गिरा दी, तो संविधान के किस धारा का उपयोग किया आपने? और ऐसे में जबकि राज्यपाल ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि राज्यपाल का भी निर्णय गलत था, असंवैधानिक था, और विधानसभा अध्यक्ष का भी जो निर्णय था असंवैधानिक था, तो फिर किस तरह की सरकार आपने बनाई? किन संविधानों के तहत आपने सरकार बनाई? या इस पूरे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि महाविकास आघाड़ी की सरकार वापस आएगी या सिंधे सरकार चलती रहेगी। केवल इस तथ्य के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों जो संवैधानिक पदधारकों के प्रति, उनके निर्णय के प्रति, उनके कार्यशैली के प्रति आचरण को लेकर के जो टिप्पणी की है, महत्वपूर्ण है कि आपने आखिर संविधान को क्यों इतना मजाक बना रखा। अगर संविधान के अनुसार आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगा, संघीय ढांचा कैसे चलेगा, लोगों के अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे? निश्चित रूप से अधिकारों का जो संविधान में दिए गए अलग अलग अधिकार हैं, अगर उनके एक केंद्रीकरण का जो भी प्रयास है, वो देश हित में नहीं है, वो संविधान के हित में नहीं है, वह आम नागरिक के हित में नहीं है। मैं उनसे भी बात करता हूं जो भारतीय जनता पार्टी, जो सत्तारूढ़ दल के समर्थक हैं, उनके बारे में कहता हूं कि एक बार सोचिए कि ये क्या हो रहा है। और आप सत्ता का केंद्रीकरण की प्रक्रिया में अगर सहभागी होते हैं या उसको प्रोत्साहित करते हैं या आप उसको समर्थन करते हैं, तो आप अपने खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई करते हैं। यह आत्मघाती कदम है और आत्मघाती समर्थन है। आप अपने को, समूह को अपने राजनीतिक अधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि कम से कम इन कोशिशों को लेकर के सिविल सोसाइटी में और आज की तारीख में तो हम कह सकते हैं कि सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय में एक हलचल है, उनको लेकर के वहां संवेदनशील है। सर्वोच्च न्यायालय देश के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध प्रतीत होता है और दिखता है उसने अपने गतिविधियों से, अपने निर्णयों से इसको साबित भी किया। ये जरूर है, आप ये बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दों से हट करके, जन सरोकारों से हट करके राजनीतिक ताकत बटोरने की जो कोशिशें हो रही हैं और एक आध जगह वो सफल हो जा रही हैं, उन कारणों से आप संविधान के प्रति लोगों का आंख मूंदने की एक आदत से हो गई। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि जो लोग इस तरह की प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, उनका राजनीतिक नुकसान क्या हो रहा है। आज भले ही महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं लौट के आ पा रही है, लेकिन जो शिंदे की सरकार चल रही है उसका कितना राजनीतिक नुकसान है, वहां के लोग इस बात को समझ रहे हैं। भले ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी आप केजरीवाल सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन उसका कितना राजनीतिक नुकसान आपको हो रहा है, ये वहां जो लोग दिल्ली में मौजूद है उनसे आप जानकारी ये पूछ सकते हैं। तो अगर आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के, तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ के लिए दीर्घकालिक राजनीतिक आवश्यकताओं को भूलने के लिए तैयार है, तो ये तो केवल आपके राजनीतिक सोच पे केवल अफसोस किया जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि राजनीतिक ताकत के केंद्रीकरण की तमाम कोशिशों के खिलाफ बहुतायत समाज उसके खिलाफ है और उसके पक्ष में नहीं दिखता है। जी।